अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स के ये आईएसएलएम कर्व का फाइनली लेक्चर है, फाइनल लेक्चर है, जो कि मैंने खुद कंपाइल किया हुए हैं नोट्स, उनको मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन करूँगी। और इसको समझने के लिए ज़्यादा इन डेप्थ अच्छी तरह समझने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए जो बैकग्राउंड वीडियोस हैं वो देखिए मैंने मेंशन भी की हुई हैं, और इनके साथ साथ मेरे एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो मैंने आपको उसकी क्लास में भी करवाया है, और मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी, ठीक है, ताकि बात आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। ये बेसिकली उन्हीं चीज़ों को हम अ, उसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और दिस विल आल्सो हेल्प यू टू डू असाइनमेंट नंबर 6। लेट मी शो यू असाइनमेंट नंबर 6। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो असाइनमेंट नंबर 6, ये देखें जी, ये असाइनमेंट नंबर 6 है। What are the pros and cons of studying the ISLM model? What is the IS curve? What is the LM curve? What is equilibrium? ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 6 हम मिड टर्म्स के बाद आप लोग इसको सबमिट करवाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली इट्स जो अब का लेक्चर है वो इन सारे पार्ट्स को आंसर करता है। तो लेट्स गो बैक टू दैट। राइट, ये देखें, राइट। अब ISLM, ठीक, बैकग्राउंड वीडियोस दी हुई हैं, प्रोज एंड कॉन्स, लेट मी रीड देम आउट फॉर यू। बेसिकली ISLM मॉडल जो है वो एग्रीगेट डिमांड को एक्सप्लेन करता है, और साथ साथ मनी मार्केट एक ऐसा फैक्टर है जिसको वो इंक्लूड करता है। और गुड्स मार्केट तो हम एक्चुअली स्टडी कर चुके हैं, जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम था ना, दैट वाज रिगार्डिंग गुड्स मार्केट, लेकिन मनी मार्केट हमने उसमें इंक्लूड नहीं किया था। तो ये दोनों मार्केट्स को इंक्लूड करके और एग्रीगेट डिमांड को एक्सप्लेन करता है मॉडल, सो दैट्स गुड। अ, मतलब थोड़ा बहुत जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का पहला अप्रोक्सीमेशन है, सो इट डजंट रियली एक्सप्लेन बोथ दीज पॉलिसीज वेरी एक्यूरेटली, बिकॉज इसके काफ़ी सारे लिमिटेशंस या कॉन्स भी हैं, लेकिन फिर भी आई मीन इट्स जस्ट अ फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ टू थिंक अबाउट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ISLM मॉडल जो केन्स के आइडियाज हैं about how monetary systems, markets and government actors can work together to increase economic growth, ये उसका बेस्ट मॉडल है केन्स की आइडियाज का, ठीक है। सो इट एक्सप्लेन दोज आइडियाज वेरी वेल। देखिए, टू रिमाइंड यू, केन्स गेव हिज आइडियाज व्हेन देयर वाज इकोनॉमिक डिप्रेशन, और क्योंकि आजकल भी हम इस किस्म की एक क्राइसिस सिचुएशन वर्ल्ड इकोनॉमी फेस कर रही है, व्हिच हैज रिड्यूस्ड द ग्रोथ रेट्स ऑफ अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। और श्रिंक हुआ है ग्लोबल जीडीपी, नॉट जस्ट इन वन कंट्री बट ग्लोबल जीडीपी बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। सो केन्स आइडियाज आर वेरी रेलिवेंट इन दीज डेज, राइट। और ISLM मॉडल जो है वो केन्स के आइडियाज के ऊपर बेस्ड है और उसको एक्सप्लेन करता है। अच्छा, इसके बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं इस मॉडल की, ठीक है। तो पहली तो बात ये कि बहुत सारे फैक्टर्स को ये इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे इंटरनेशनल ट्रेड, डिमांड एंड कैपिटल फ्लो। सो जब मॉनेटरी पॉलिसी या इसके ऊपर बेस्ड होती है ऑन द ISLM मॉडल, तो रिमेंबर दैट द मॉनेटरी पॉलिसी is cannot be accurately constructed only on the basis of the ISLM model, because क्या वजह है कि वो बहुत सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर रहा है। अच्छा, बहुत ही सिंपल जो है वो अप्रोच है। एक्चुअली फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी पे बहुत सारे ऐसे और फैक्टर्स हैं जो कि व्हिच कैन इम्पैक्ट देम, ठीक है। तो इस ये मैंने पहले भी बताया और दोबारा से वही चीज़ लिखी हुई है, फैक्टर्स भी बताए हुए हैं। तो इसलिए सेंट्रल बैंक का ओनली
टूल फॉर डिटर्मिनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, ये नहीं हो सकता बिकॉज़ बिकॉज़ ऑफ दीज़ ड्रॉबैक्स। और देखिए, इन्फ्लेशन और इंटरनेशनल ट्रेड जैसे या टैक्स या गवर्नमेंट स्पेंडिंग को टोटली एक्सप्लेन नहीं करता, इग्नोर करता है, तो उन उन एरियाज को स्टडी करने के लिए इट्स नॉट अ गुड मॉडल। और फाइनली, क्योंकि ये मॉडल जो है ये कीन्स के आइडियाज को कीन्स के आइडियाज के साथ रिलेटेड है। हम्म, तो इसलिए जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, जो मैंने पहले भी बताया आपको कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डू नॉट एग्री विद द केन्सियन economist, and they think that um, in the even in the short run the aggregate supply curve is vertical, which means basically that aggregate demand जो है, it is no use trying to create aggregate demand because it only creates inflation and does not have any impact on output or GDP. तो वो इस सारे के सारे मॉडल को, एग्रीगेट डिमांड को, कीन्स के टोटल आइडियाज को क्लासिकल्स रिजेक्ट करते हैं, तो इसलिए दे आर्ग्यू कि ये मॉडली मीनिंगलेस है। ठीक हो गया? तो अब मैंने प्रोज एंड कॉन्स आपके लिए लिख दिए। इनको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए ये डायग्राम हमारी बुक में अच्छा था, आई थिंक, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आईएसएलएम मॉडल। देखें, ये 2 मार्केट्स का इक्विलिब्रियम है। ये एसेट्स मार्केट है जिसको मनी मार्केट बाद में ये कह रहे हैं, ठीक है? एसेट्स मार्केट मीन मनी एंड बॉन्ड मार्केट, दोनों को ये इकट्ठा कर रहे हैं। बट जनरली इट्स द मनी मार्केट दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। और एसेट्स मार्केट का जब वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो इट मीन्स मनी एंड बॉन्ड मार्केट बोथ। सो दिस इज in equilibrium between the assets or the money market and the goods market, ठीक है? और इसका डिमांड सप्लाई है, ये जो मनी मार्केट की से रिलेटेड जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको एक्सप्लेन करता है। जो मनी मार्केट से रिलेटेड होती है मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन पाकिस्तान सेंट्रल बैंक कह सकते हैं आप। अच्छा, तो एक तो ये इन्फॉर्म कर सकता है मॉनेटरी पॉलिसी को, particularly as it is it relates to the money market. At the same time, it can inform fiscal policy because it it tries to increase aggregate demand to increase output. Of course, that is a purely Keynesian idea. ठीक है? तो खैर, फिस्कल पॉलिसी जो है, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी को भी इन्फॉर्म करता है, स्टेट बैंक की पॉलिसी को भी इन्फॉर्म कर सकता है और गवर्नमेंट पॉलिसी को भी इन्फॉर्म कर सकता है टू सम एक्सटेंट, बट ऑफ कोर्स इट हैज इट्स लिमिटेशंस जो मैंने आपको बता दी हैं। और इनका रिलेशनशिप दोनों का ये कैसे एस्टैब्लिश करता है, इन दोनों को लिंक कैसे करता है मार्केट्स को? थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है? और यहाँ बाय द वे जो इनकम लिखी हुई है ये नेशनल इनकम है। ओके, दिस इज जीडीपी, रियल जीडीपी, नेशनल इनकम, ये सारे वर्ड्स आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। सो नेशनल इनकम, आउटपुट, रियल जीडीपी, उसको किस तरीके से जो है वो आपने स्टिम्युलेट करना है, इंक्रीज करना है, उसमें ग्रोथ क्रिएट करनी है, ये मॉडल उसका एक एस्टिमेशन है, ठीक है? एक एस्टिमेशन है, और ये उसका मैकेनिज्म उन्होंने दिखाया हुआ है कि थ्रू इंटरेस्ट रेट वो इन दोनों मार्केट्स को इक्विलिब्रियम को कंसिडर कर रहा है, और उस इक्विलिब्रियम से क्या रिजल्ट होता है? इन नेशनल इनकम। और जो इसका मनी वाला साइड है वो इन्फॉर्म करता है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और इसका जो गुड्स वाला साइड है वो इन्फॉर्म करता है फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ओके, अब हम देखें कि आईएस कर्व है क्या। बैकग्राउंड वीडियोस में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे उसको देखो, टेक्निकली बिल्कुल एक्यूरेट मैंने उसकी डेफिनेशन दी हुई है। आईएस कर्व शेड्यूल शोज कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड लेवल्स ऑफ आउटपुट सच दैट प्लान्ड स्पेंडिंग इक्वल्स इनकम, ठीक है? सो आईएस कर्व में जो आपका गुड्स मार्केट है उसके इक्विलिब्रियम को आईएस कर्व
जो है वो शो करता है। ईच पॉइंट ऑन द IS कर्व इज बेसिकली representing an equilibrium in the goods market. And how does it show that? It shows the combination of interest rates that uh, and levels of output such that planned spending equals income. ठीक है? देखो ये जो प्लान्ड स्पेंडिंग इक्वल्स इनकम, ये आइडिया बता रहे हैं आपको कीन्जियन क्रॉस का। ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। अच्छा, पहली चीज तो इन्होंने आपको ये बताया कि इंटरेस्ट रेट्स और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग के अंदर एक इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड प्लान्ड स्पेंडिंग। प्लान्ड स्पेंडिंग, अब याद रखें कि प्लान्ड स्पेंडिंग जो है वो दैट इज नॉट द सेम एज द ऑटोनमस कंजम्पशन। ठीक है, वो उससे डिफरेंट है। ओके, देखिए ये यहाँ पे ये केन्जियन क्रॉस दोबारा से बनाया हुआ है। समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं? वो कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको जो आपका अगर आप एग्रीगेट डिमांड की साइड से देखें, ये केन्जियन क्रॉस है बाय द वे। ये जो दिखाया हुआ है, ये इक्विलिब्रियम, ये 45 डिग्री एंगल के ऊपर ये सारे पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम हैं in the goods market. These are all points of equilibrium in the goods market. मतलब उसका क्या होता है? मतलब यही होता है कि जो सर्कुलर फ्लो, जहाँ पे हमने कहा था कि जो चाहे आप कंजम्पशन ले लें या आप आउटपुट ले लें, दे आर गोइंग टू बी इक्वल। इस पॉइंट पे कंजम्पशन और और आउटपुट जो है वो इक्वल है। लेकिन केन्स कहता था कि जरूरी नहीं है कि हर दफा ये इक्वल हो। बाय द वे, यहाँ पे इसको आप एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड भी लिख सकते हैं और एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। मैं तो कहूंगी कि जैसे वीडियोस में एक्सपेंडिचर, दैट इज क्लियर, ये इसे कंफ्यूज नहीं होना। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व किसी सूरत भी नहीं है, ये बेसिकली प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है वो इक्विलिब्रियम की जो पॉइंट है उससे डिविएट कर सकता है, ये कीन्स कहता था। तो इसलिए ये जो क्रॉस है ना, इसको कीन्सियन क्रॉस भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो आपकी वीडियोस थी उसमें ये जो ऊपर बार गिवन है, ये नहीं मैं मेंशन था। बेसिकली जहाँ भी उसने बार गिवन है, इसका मतलब है जितने भी कांस्टेंट्स थे ना उस इक्वेशन में, वो कौन कौन से थे बाय द वे? वो थे दैट वाज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, दैट वाज गवर्नमेंट, दैट वाज एक्सपोर्ट्स। उसको इकट्ठा इस इक्वेशन में उन्होंने उसको इकट्ठा करके लिख दिया हुआ है। और ये जो है, ये कंजम्पशन का वो वाला हिस्सा जो कि रिलेटेड है आपके इंटरेस्ट रेट के साथ, वो वाला हिस्सा दिखाया हुआ है। ठीक है, तो एनीवे ये केन्जियन क्रॉस है। उसको देखो, यहाँ पे उन्होंने साथ ही और यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। तो वो फिर जो वीडियोस में चीज थी, ये उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उससे डिराइव किया है इन्होंने IS शेड्यूल। अगर हम इस तरफ इंटरेस्ट रेट ले जाते हैं और इस तरफ हम इनकम ले आते हैं, तो वो क्या आपको दिखा रहा है कि देखें, इनकम यहाँ से यहाँ शिफ्ट इसलिए हुई है बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। और यही इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से आप जो है वो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को ऊपर की तरफ जाते हुए देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो E1 E2 हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं इन द गुड्स मार्केट। तो एज अ रिजल्ट जब आप ये डायग्राम बनाओगे, तो इसका मतलब ये तो आपने वही कॉपी किए ना पॉइंट्स, बेसिकली तो आपने ये पॉइंट्स वही नीचे लेके गई, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को नीचे लेके गए, क्योंकि आपका जो आउटपुट है, सेम जितना यहाँ इंक्रीज है उसी को आप नीचे लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ उसको बता रहे हैं कि दिस इज जो आउटपुट इंक्रीज है, इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट कट। तो एज अ रिजल्ट IS शेड्यूल जो है ये नीचे की तरफ आएगा। बेसिकली रिप्रेजेंट वही कर रहा है, ये दोनों पॉइंट्स वही हैं, पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट। ठीक हो गया। अब दूसरा आपके साथ आ गया LM कर्व। ठीक, LM कर्व रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। ठीक है, और अगेन इट shows combination of interest rates and level of output such as the money demand equals money supply। यहाँ पे
इसने अच्छा बताया हुआ है, इसने 2 कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं। एक तो मनी डिमांड का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि मनी डिमांड रियल बैलेंस डिमांड होती है। याद रखो वो जो आपके जो सेकंड जो आपकी वीडियो दिखाई थी उसके अंदर रियल मनी दिखाया था क्या चीज़ है, ठीक है? द मनी डिवाइडेड बाय द प्राइसेस, द रियल मनी। तो रियल मनी बैलेंसेस का डिमांड होती है टू कंडक्ट द डे टू डे एक्टिविटीज़। तो डिमांड होती है रियल मनी बैलेंसेस की। और जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका, अगर हम डिमांड फॉर मनी इधर रखें, इंटरेस्ट रेट उधर रखें, तो हमें पता ये चलेगा कि जैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट कट होगा, आपको जो है वो आपकी मनी मार्केट की डिमांड जो है वो आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। डिमांड आपकी मनी मार्केट की आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट होगा। अब उसी चीज़ को उन्होंने लिया है रियल बैलेंसेस। अगर इस तरफ इंटरेस्ट रखते रेट रखते हैं और इधर आप रखते हो रियल बैलेंसेस, तो वो आपने देखा था ना, डिमांड ऑफ मनी एक्सपैंड हो रही है। वही चीज़ एग्ज़ैक्टली उन्होंने आपको यहाँ पे दिखाई हुई है कि एज इंटरेस्ट रेट देखिए, एज इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, एज द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीजिंग, दी वो इसलिए इंक्रीज, बेसिकली ये यहाँ से शुरू होगी चीज। So as the interest rate increases, what happens is that it increases because there is an increase in output. अगर आप यहां से चीज इस लॉजिक को शुरू करो, जब इंक्रीज इन आउटपुट होता है उसी की वजह से जो है ना वो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है क्योंकि ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही होती है तो लोगों के पास जो है वो डिमांड फॉर मनी वो बढ़ती है। ठीक है, डिमांड फॉर मनी जो है वो बढ़ती है, डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस बढ़ती है। एंड एट द सेम टाइम एक चीज़ आपने और देखनी है कि जो आपका सप्लाई ऑफ मनी है वो आप ले रहे हो एज़ कांस्टेंट। सप्लाई ऑफ मनी को आप एज़ कांस्टेंट के तौर पे ले रहे हैं। अगर सप्लाई ऑफ मनी जो है वो बढ़ेगी तो आपको एलएम कर्व के अंदर शिफ्ट नज़र आएगा, राइटवर्ड शिफ्ट नज़र आएगा अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी। ठीक है? क्योंकि हम ये अज़्यूम कर रहे हैं कि सप्लाई ऑफ रियल मनी बढ़ रही है, दैट इज़ प्राइस नहीं बढ़ रही। करेंसी नोट्स जो है वो छाप रही है आपकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। प्राइसेस जो हैं वो उतनी ही कांस्टेंट है। वो इसलिए छाप रही है क्योंकि इट नोज दैट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज गोइंग अप। तो उसकी वजह से जो है ना वो आपको एक नजर आएगा कि आपकी मनी सप्लाई भी बढ़ रही है और एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली आउटपुट भी आपकी बढ़ेगी, लेकिन वो आपको एक शिफ्ट के तौर पे नजर आएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब इनका जो इक्विलिब्रियम है, देखिए बात क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग a movement, upward movement on the LM curve and the downward movement on the IS curve. ये दोनों opposing है। As interest rate increases, it is going to be represented by an upward movement on the LM curve and a downward movement on the IS curve. So therefore, there is at a given interest rate, there is only one point of equilibrium between these two opposing forces, which is the money market and the goods market. And that point of equilibrium is very important because it represents different points on the aggregate demand curve. ठीक है? देखो अगेन ISLM के अंदर जो बहुत गौर से चीज याद रखनी है वो ये कि जो इसके वाई एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो आपकी इनकम या आउटपुट है। ठीक है, आपकी इनकम या आउटपुट है और ये जो है ये आपकी
द इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट है, ठीक है, और इधर आपका इंटरेस्ट रेट आ रहा है। जब एग्रीगेट डिमांड बनाते हो तो उसके अंदर एक्स एक्सिस सेम होता है, लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर आपका प्राइस लेवल होता है। लेकिन इससे जो है वो प्राइस लेवल को डिटरमिन किया जा सकता है, दैट इज एट द एंड, ठीक है, उसको हम देखते हैं। बेसिकली हर पॉइंट जो है ना वो एग्रीगेट डिमांड का एक पॉइंट है। दिस इज द वे ISLM curve explains the aggregate demand. ऑलराइट, अब आप अगर देखो, अगर फॉर एग्जांपल देखो, ये एंड पे मैंने दिखाया हुआ है हाउ इट्स हाँ डिराइव्स, ठीक है ना, ये देखें, ये इसमें इधर दिखाया हुआ है ISLM कर्व। अब इस केस में आपको क्या दिखा रहे हैं कि किस तरह प्राइस लेवल चेंज होगा बिकॉज ऑफ IS। अब अगर आप ये देखो कि मनी, रियल मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर जाए, अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो, व्हाई दैट वुड इंक्रीज? फॉर एग्जांपल देयर इज अ जो रियल मनी बैलेंसेस हैं अगर वो कम हो रहे हों किसी वजह से, तो साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन गुड्स एंड मनी मार्केट हैं। इसी चीज को अगर आप जो है वो sketch करते हो on the if you take price level over here, so you will find that the it also explains aggregate demand curve, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एग्रीगेट हर पॉइंट जो ISLM कर्व का इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वन पॉइंट ऑन द एग्रीगेट डिमांड एंड ऑल्सो द प्राइस लेवल, ठीक है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द प्राइस लेवल। ऑलराइट, ये बाय द वे इधर से उधर क्यों जाएगा? बिकॉज रियल मनी बैलेंसेस अगर जो है वो श्रिंक होंगी तो वो आपको ये नजर आएगा दैट द LM कर्व इज मूविंग बैकवर्ड्स। और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो भी आपको जो रियल मनी बैलेंसेस हैं वो शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा टूवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ भी एग्जैक्टली वही चीज हमें शो हो रही है कि एज प्राइस लेवल्स आर इंक्रीजिंग सो एग्रीगेट डिमांड इज श्रिंकिंग, ठीक है। अगर प्राइस लेवल्स बढ़ जाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो शिफ्ट कर जाएगी, और उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन जो है थ्रू इंटरेस्ट रेट वो आपको LM कर्व देता है। एक और चीज जो यहाँ पे बताई हुई है, और इधर जो है उन्होंने इसको दिखाया हुआ है एज इंक्रीज इन ऑटोनमस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और मेरा ख्याल में जो वीडियोस थे उसमें ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, इसमें ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट दिखाया हुआ है, वीडियोस में स्पेंडिंग, दैट डजंट रियली मैटर। चाहे ऑटोनमस कंजम्पशन हो, स्पेंडिंग हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो, ठीक है, नॉट प्लान्ड स्पेंडिंग बट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, ऑटोनमस गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो, वो सब के सब जो है वो IS कर्व को शिफ्ट करेंगे। तो दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो चेंज होती है, अच्छा जी, अगर वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज होती है तो आपका इन्वेस्ट यहाँ पे ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट दिखाया हुआ है। चाहे देखो, ये देखो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट दैट विच इज नॉट रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट, ठीक। मैंने एग्जांपल भी आपको इसकी दी थी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट की। अब ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट हो जाए या गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो जाए, या जो है वो आपका एक्सटर्नल जो है फैक्टर्स, this is for example like एक्सपोर्ट सेक्टर का के अंदर कोई चेंज आ जाए, ठीक है, वो सारी चीजें IS कर्व को इम्पैक्ट करेंगी। LM कर्व को सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी भी तब जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर फॉर एग्जांपल नोट छापे और आपकी प्राइसेस चेंज ना हो रही हो तो LM कर्व मूव करेगा। अदर देन दैट ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, इसी तरह आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसी तरह आपका एक्सपोर्ट्स, अगर वो बढ़े तो IS कर्व शिफ्ट करेगा और एक नया इक्विलिब्रियम आपके पास आएगा, ठीक है। अब इस सब के बेसिस के ऊपर आपने असाइनमेंट नंबर 6 करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि असाइनमेंट नंबर 6 को जमा आपने कराना है आफ्टर द मिड टर्म्स, बट
बट अगर अ, आपको इसको समझ आना चाहिए क्योंकि मिड टर्म में ये चीज़ इंक्लूडेड है, ठीक है? ऑलराइट, राइट, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो नाउ और अभी मैं आप आई एम गोइंग टू फॉलो इट अप विद अनदर वीडियो व्हिच इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट द योर मिड टर्म एग्ज़ाम्स, ठीक है? वो मिड टर्म एग्ज़ाम्स का पूरा सिलेबस मैं एक और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। राइट।